अल्बर्ट आइंस्टीन को आज पूरी दुनिया जीनियस के नाम से जानती है, लेकिन उनकी कहानी किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सवालों से शुरू होती है। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में जन्मा ये बच्चा शुरू से ही अलग था, लेकिन उस अलगपन को लोग कोई हुनर नहीं बल्कि कमी समझ रहे थे। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक साधारण इंजीनियर थे और माँ पॉलाइन आइंस्टीन म्यूजिक पसंद करने वाली शांत स्वभाव की लेडी थी। बचपन में आइंस्टीन ना तो ज्यादा बोलते और ना ही ज्यादा दूसरे बच्चों की तरह जल्दी सीखते दिखते थे। वे ज्यादातर खामोश रहते, अपने ही थॉट्स में खोए रहते, जिससे लोग यही मान बैठे कि ये बच्चा शायद नॉर्मल नहीं है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि इसी शांत दिमाग के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी छिपी है जो आगे चलकर पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली थी। आइंस्टीन ने बोलना बहुत देर से शुरू किया। लगभग 5 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे साफ बोलने लगते हैं, तब आइंस्टीन ज्यादातर चुप रहते थे और अगर बोलते भी तो बहुत सोच समझकर। उन्हें रटकर याद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल में यही आदत उनके लिए परेशानी बन गई। उन्हें सख्त डिसिप्लिन, बिना सवाल किए पढ़ाए जाना और सिर्फ याद करने वाली पढ़ाई से नफरत थी। कई सब्जेक्ट में नंबर कम आते थे और टीचर उन्हें एवरेज से भी कम समझते थे। वो हर चीज के पीछे रीजन जानना चाहते थे और यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आइंस्टीन की जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब वे 12 साल के थे और उनके हाथ ज्योमेट्री की एक किताब लगी। ये किताब उन्होंने सिर्फ पढ़ी नहीं बल्कि पूरी तरह समझी। उसी उम्र में उन्हें एहसास हो गया कि मैथमेटिक्स सिर्फ याद करने की चीज नहीं बल्कि सोचने की लैंग्वेज है। जैसे जैसे आइंस्टीन बड़े होते गए, उनके सवाल और भी गहरे होते चले गए। वे टाइम, लाइट और ग्रेविटी जैसे टॉपिक को ऐसे देखते जैसे ये सब आपस में जुड़े हुए हों। उनके दिमाग में हमेशा यूनिवर्स को समझने की जिज्ञासा चलती रहती थी। उनका सपना था कि नेचर के सारे रूल्स को एक छोटे से क्वेश्चन में समझाया जा सके। यही अलग सोच और गहरी क्यूरियोसिटी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरीज की नींव बनी। साल 1905 में सिर्फ 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिन्होंने साइंस की दिशा बदल दी। आइंस्टीन की सोच उस दौर से बहुत आगे थी, इसलिए शुरुआत में कई लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। बाद में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सम्मान उन्हें रिलेटेबिलिटी के लिए नहीं बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनके काम के लिए दिया गया। खुद आइंस्टीन को फेम और शो ऑफ से कोई खास लगाव नहीं था। वे जानते थे कि लोग उनके ब्रेन को एक रहस्य मानते हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने साफ कहा था कि उनके मौत के बाद उनके शरीर पर कोई रिसर्च ना की जाए और उन्हें जला दिया जाए या फिर राख में मिला दिया जाए। वे नहीं चाहते कि उनका दिमाग किसी तमाशे का हिस्सा बने। लेकिन 13 अप्रैल साल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टीन की मौत के साथ ही उनकी ये आखिरी इच्छा टूट गई। उनकी आखिरी इच्छा के बावजूद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इसी दौरान पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने वो कदम उठाया जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने चुपचाप आइंस्टीन का ब्रेन निकाल लिया। ये काम ना तो पूरी तरह लीगल था और ना ही फैमिली की परमिशन से किया गया। हार्वे के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या इस ब्रेन में कुछ ऐसा है जो आइंस्टीन को आम इंसानों से अलग बनाता है। जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी खबर लगी तो हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन आइंस्टीन का ब्रेन उनसे वापस नहीं लिया गया। बाद में आइंस्टीन के बेटे हंस एल्बर्ट से बात करके हार्वे ने रिसर्च की परमिशन हासिल कर ली और यहीं से इस रहस्यमय सफर की शुरुआत हुई। डॉक्टर हार्वे ब्रेन को लेकर फिलाडेल्फिया पहुंचे, जहां उन्होंने इसे साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने पूरे ब्रेन की तस्वीरें ली, फिर उसे करीब 240 छोटे पीसेस में काट दिया। हर पीसेस को अलग गिलास जार में केमिकल सॉल्यूशन के अंदर सुरक्षित रखा गया। ये वही ब्रेन था जिसने कभी यूनिवर्स के सबसे गहरे सवालों पर काम किया था और अब वही छोटे छोटे टुकड़ों में एक बेसमेंट में बंद पड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हार्वे खुद न्यूरोलॉजिस्ट नहीं थे, इसी वजह से सालों तक कोई बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आया। धीरे धीरे उनकी अपनी जिंदगी भी बिखरने लगी। नौकरी चली गई, शादी टूट गई और आखिरकार उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। कई सालों तक हार्वे एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे और आइंस्टीन का दिमाग हमेशा उनके साथ रहा। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। इसी दौरान हार्वे को समझ आया कि वो अकेले इस ब्रेन का राज नहीं जान सकते। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। आइंस्टीन के ब्रेन के अलग अलग हिस्से दुनिया के मशहूर डॉक्टर और साइंटिस्ट को भेजे ताकि उस पर सही तरीके से रिसर्च हो सके। ये फैसला थोड़ा देर से लिया गया, लेकिन यहीं से पहली बार असली
असली सच सामने आना शुरू हुआ। करीब 30 साल बाद साल 1985 में पहली बार आइंस्टीन के ब्रेन पर एक बड़ी स्टडी सामने आई। इसमें सबसे बड़ा फर्क कॉर्पस कैलोसम नाम के हिस्से में पाया गया। ये ब्रेन का वही हिस्सा होता है जो दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को जोड़ता है। आम लोगों में ये कनेक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन आइंस्टीन में ये हिस्सा बहुत ज्यादा मजबूत और विकसित था। इसका मतलब ये था कि उनका लॉजिक और इमेजिनेशन दोनों एक साथ बहुत तेजी से काम करते थे। शायद यही वजह थी कि आइंस्टीन मुश्किल से भी मुश्किल सवालों को अपने दिमाग में सोचकर सॉल्व कर लेते थे। एक और अहम बात ये सामने आई कि आइंस्टीन के दिमाग का वजन लगभग 1230 ग्राम था, जो औसत इंसानी दिमाग से कम है। आमतौर पर माना जाता है कि बड़ा दिमाग ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन आइंस्टीन ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके दिमाग की बाहरी परत पतली थी, जिसमें न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा थी और उनके बीच कनेक्शन बेहतर था, यानी कम वजन के बावजूद ज्यादा तेज प्रोग्रेसिंग। यही वजह थी कि आइंस्टीन को याद करने की बजाय सोचने में महारत हासिल थी। इन तमाम रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि आइंस्टीन का दिमाग जन्म से कोई चमत्कार नहीं था। बचपन में बोलने में देरी, याददाश्त की कमजोरी और रटने से नफरत, ये सब कमजोरियां नहीं बल्कि संकेत थे कि उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता था। आज आइंस्टीन का पूरा दिमाग एक जगह मौजूद नहीं है। उनके ज्यादातर टुकड़े अलग अलग लैब्स और म्यूजियम में बांट दिए गए। कुछ हिस्से अमेरिका के म्यूचियर म्यूजियम में माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स के रूप में सुरक्षित हैं, जहां उन्हें आम लोग नहीं बल्कि सिर्फ रिसर्चर ही देख सकते हैं। वही दिमाग जिसने वक्त और स्पेस की परिभाषा बदल दी, अब शीशे के एक छोटे फ्रेम्स में बंद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करके आपको जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।